नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, रिवर सिस्टम में हम लोग उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, गंगा नदी में हमने आपको क्या बताया था कि गंगा नदी जो है भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उत्तराखंड को बहुत ही डिटेल में मैं अभी आपको रिवीजन भी कराऊंगा। देन फिर गंगा आपकी कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। देन फिर आपका बिहार हो जाता है। अब देखिए, यूपी पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, यूपी पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का आप यहाँ पे आज मैं आपका यानी कि इस कोर्स में आपको 60% कवर करवा दूंगा। और ये 60% मैं कवर किस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ कि आप अदर कोई भी स्टेट पीसीएस में बैठे या सचिवालय सहायक के एग्जामिनेशन में बैठे, झारखंड का हो चाहे बिहार का हो, इसके अलावे आप एसएससी रेलवे में भी बैठेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपीएससी में देखिए थोड़ी सी चीज़ें और डिटेल करनी पड़ती है। आपने यूपीएससी का पेपर देखा तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो जो टॉपिक आपको ने पढ़ा है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंने एक्ट बताए हैं, यानी कि जितने भी मैंने सारे एक्ट आपको बतलाए थे, वो आपका पीसीएस से थोड़ा सा ऊपर लेवल का कंटेंट है। लेकिन यूपीएससी का ये जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, आपको कंटेंट यहाँ रखा हूँ मैं, समझ रहे ना, उसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तब वो यूपीएससी के पास आप पहुँच पाइएगा। तो ये बैच मैंने पूरा का पूरा डेडिकेटेड तो यूपीएससी नहीं बनाया भाई, क्लियर है ना। खैर, अब कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इतना डिटेल तो यार आराम से पढ़िए, अभी आपके पास समय है। आप पर डे 40-45 मिनट हमारे साथ समय दे रहे हैं तो आपका जीके बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो रहा हो। और जैसे जैसे सामने आएंगे हम लोग चीज़ों को और भी कवर एक सिस्टमेटिक वे में केवल सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू में कर देंगे आपका। और ऐसा नहीं कि गंगा नदी आपको इतना नहीं, सीजीएल का भी एक अच्छा लेवल है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन आपको सारी पता है, पोस्ट की पावर क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हो सकता। कंपटीशन जिस मोड में अभी है, वैकेंसी जितनी कम है, तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको छांटने के लिए कराया जा रहा है। क्लियर है ना भाई। चलिए, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि आपका गंगा नदी उत्तराखंड में प्रवेश करती है, इसको हमने कवर किया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे। देन फिर उत्तर प्रदेश से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करेगी और झारखंड में बहुत कम, और फिर आपका वेस्ट बंगाल। तो इन दोनों को एक साथ खत्म करेंगे और इसको एक साथ, यानी कि 3 क्लास में मैं आपका पूरा का पूरा गंगा नदी खत्म हो जाएगी। एक क्लास में सिंधु और एक क्लास में आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका रिवर सिस्टम वाला पार्ट का जितना भी उत्तर भारत की नदियाँ खत्म हो जाएगी, और फिर 2 क्लास में आपका दक्षिण भारत की नदियाँ भी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, उधर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आपका गवर्नर जनरल तो बहुत डिटेल में अच्छे से ख़त्म कर लिए हैं। इधर आपका यूरोपीय कंपनी हमने स्टार्ट कर ली है। देखिए, मैं अभी आपको वो चैप्टर खत्म कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट में ना, जो काफ़ी लोडेड चैप्टर है। लोडेड चैप्टर कहने का मतलब आप जिसे कहते हैं थेड भाषा में हार्ड है। और अभी आप फ्रेश माइंड में हैं, इसलिए चीज़ों को आप ऑक्युपाई बहुत अच्छे से कर पाइएगा। इसलिए मैं ऊपर पूरे अभी एकदम ऊपर ऊपर कोई चीज़ निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनी के बाद फिर अंग्रेज की कहानियाँ केवल सुननी है, जिसमें केवल मजा ही मजा है, समझ रहे हैं। इसलिए तो यूरोपीय कंपनी में आपका पुर्तगाली ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, इसको अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, पुर्तगाली को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए। फिर डच को कवर करेंगे और डेनिश को, ये तीनों एक साथ आपका खत्म होगा एक वीडियो में। इसके बाद फिर आपका चलेगा डेनिश के बाद फ्रांस, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म कर देंगे। और साथ के साथ आपका अंग्रेज स्टार्ट हो जाएगा। पूरा अंग्रेज का जो विस्तार हुआ है भारत में, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, मतलब पूरा स्टोरी ही आपको पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में समझ गया कैसे चीज़ें खत्म होगी। चलिए, तो हम लोग उत्तराखंड में थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, गंगा नदी को, और देन फिर उत्तर प्रदेश में हम लोग इन कर जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो आगे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 3 ग्लेशियर के बारे में बताया था। 4 ग्लेशियर मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में टोटल 4 ग्लेशियर है। एक है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, दूसरी है आपके गंगोत्री ग्लेशियर, तीसरी है सतोपंत ग्लेशियर, चौथी है आपकी मिलाम ग्लेशियर। उसके बाद मैंने ये कहा था कि ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का एक टुकड़ा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं तो टेम्परेचर डाउन होती है, तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण बादल में जो वाटर ड्रॉप है, जलवाष्प है, वो किस में बदल जाती है, आइस के फॉर्म में बदल जाती है। अब यही बर्फ पिघलती है, पिघलने के कारण कई सारे ब्रांच जब एक मिलती है तो एक नदी का निर्माण होती है। ग्लेशियर से निर्मित जो नदी होती है उसमें क्या होगा, वर्ष भर पानी होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्रोत क्या है, ग्लेशियर है। ये उत्तर भारत की नदियों का जितना भी स्रोत आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्लेशियर। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ जो पर्वतों का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होते हैं इस प्रकार से,
तो यहाँ पे वर्षा का जल जो इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से जो दर्रे पास होते हैं वहीं से ये नदी का निर्माण हो जाता है। तो वर्षाती नदियाँ इनको कहा जाता है, यानी कि वर्ष भर तो इसमें पानी नहीं रहेगी, लेकिन जब तक बरसात तो होगी और वर्षा की पानी जब तक रहेगी तो भी इन नदियों में आपको पानी देखने को मिलता है। क्लियर है। अपरदन भी सबसे ज़्यादा कहाँ की नदियाँ करेगी? उत्तर भारत की नदियाँ। क्यों? रीज़न ये है कि दक्षिण भारत की नदियों दक्षिण भारत का जब आप स्ट्रक्चर देखें तो पूरा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पठार ही भरा हुआ है। और दूसरी यहाँ की जो नदियाँ हैं उनकी जो स्पीड कंपैरेटिवली उत्तर भारत की नदियों से काफ़ी कम है। तो ये काटेगी तो पठार पर्वत को कितना ही काट पाएगी? नहीं। लेकिन यहीं आप उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, बिहार देखेंगे, थोड़ा सा झारखंड देखते हैं, उत्तराखंड का जब आप मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपर्दन करते हुए उत्तर भारत की नदियाँ आती है। और स्टार्टिंग से ही पर्वतों को वो काटते हुए बड़े बड़े चट्टानों को लेकर के गंगा नदी लेकर निकलती है। ये सब चीज़ें आपको याद होगा भाई। चलिए अब हम लोग रिवीजन करते हैं। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए इतना पार्ट आपका रिवीजन करा दिया, फिर मैंने आपको बाल अवस्था, वृद्धावस्था और युवा अवस्था की फेज में याद करा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डेल्टा एस्च्यूरी का फॉर्मेशन नदी की कौन सी स्टेज में होती है, तो वृद्धावस्था। क्लियर है। जब नदी अपने समुद्र में अपना पानी गिराने वाले होती है तब वो कई सारे ब्रांचेस में बढ़ जाती है। अब ये ब्रांचेस में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो अपने साथ जो भी अवसाद लेके आ रहे हैं या जो छोटे छोटे चट्टान लेके आ रहे हैं वो इधर ऐसे इकट्ठा हो गए, तो ये नदी कई सारे ब्रांच में ऐसे बट करके महासागर में गिरती है। इसे आपका है ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका कौन सी अवस्था होती है? नदी की वृद्धावस्था होती है। एस्च्यूरी में क्या होती है? पर्वतों से डायरेक्ट ही ये महासागर में गिर जाती है, तो ये एस्च्यूरी हो गया, ये भी वृद्धावस्था का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए झरने का फॉर्मेशन होता है तो नदी वो कौन सी स्टेज में होती है, तो आपको याद होना चाहिए वो कौन सी स्टेज आपकी युवा अवस्था है। पहाड़ों से काटते हुए जब आपने देखा गंगा नदी निकला तो पहाड़ों को जहाँ पे सॉफ्ट चट्टान होते हैं उनको काट करके नीचे नीचे ही निकल जाती है, तो वहाँ पे झरने का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब पॉइंट याद है। चलिए अब हम लोग आते हैं 3 ग्लेशियर, मेनली गंगोत्री, शतोपंत और मिलाम। यहाँ पे देखा कि जब ग्लेशियर पिघल रही तो कई सारे ब्रांचेस एक ब्रांचेस में मिलती है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? जानवी का नाम दिया था। देख सकते हैं जानवी नदी। यही जानवी नदी जब गोमुख से टकराती है, टकराने के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? भगीरथी नदी। देख सकते हैं यहाँ पे आपको भगीरथी नदी दिखेगा। और भगीरथी नदी में जब भिलांगना नदी आकर के मिलती है, दो नदियों के संगम को हम लोग प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग का फॉर्मेशन होता है? तो गोविंद प्रयाग। क्लियर है। गोविंद प्रयाग। तो गोविंद प्रयाग कहाँ है? तो ये सभी कहाँ की बातें हो रही है? अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड की। ठीक है भाई। कहाँ की हम लोग बात करें? तो उत्तराखंड की। तो टोटल 6 प्रयाग मैंने आपको उत्तराखंड में याद करवाए हैं। अब आज मैं आपको फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, कल मैंने बहुत डिटेल में कराया। तो गोविंद प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो आप कहेंगे भगीरथी नदी और भिलांगना नदी। इसके बाद फिर हमने आगे बढ़ा, सतोपंथ से एक नदी निकल रही है जिसको हम लोग विष्णु गंगा नदी कह रहे हैं, देख सकते हैं। और विष्णु गंगा नदी से आकर के मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, धौली गंगा नदी। इन दोनों का जहां संगम होता है हम उसे क्या नाम देते हैं? विष्णु प्रयाग का नाम देते हैं। अब यही विष्णु प्रयाग है जहां पर इन दो नदियों का संगम होता है, तो इसके संयुक्त जो धारा निकलती है इसको हम लोग अलकनंदा नदी का नाम देते हैं। देख सकते हैं ये हो गया आपका अलकनंदा नदी। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये हो गया आपका अलकनंदा नदी। ठीक है। अब ये अलकनंदा नदी, यहाँ से एक सवाल बनता है कि इस नदी में ही आपको पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो इस रिवर सिस्टम में ही मैं आपको 40 सिटी कम से कम याद करवा दूंगा। आज आपको देखिए उत्तराखंड में मैंने 4 सिटी याद करवाया हूँ। ठीक है। और जब हम लोग उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 20 सिटी कवर हो जाएगा आपका। वही बिहार में कम से कम 12-15 कवर हो जाएगा, मतलब 50 सिटी तो मैं आपको यहीं इसी चैप्टर में याद हो जाएगा, वहीं से आपका सवाल भी बन जाएगा। चलिए देखते चलिए। तो मैंने ये कहा था यही अलकनंदा नदी है जहाँ पे आपकी क्या है? आपका बद्रीनाथ स्थित है। और पूछा जाएगा विष्णु प्रयाग कहाँ है, तो आप क्या उत्तर देंगे? बद्रीनाथ। अभी अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इससे एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम क्या नाम देते हैं? भिलांगना नदी, सॉरी नंदाकिनी नदी या नंदकी नदी। तो ये नंदकी नदी और जब अलकनंदा नदी का जहाँ संगम होता है हम उसे क्या प्रयाग का नाम देते हैं? नंद प्रयाग। तो एक हो गया इधर आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया आपका इधर नंद प्रयाग। इधर आपका गोविंद प्रयाग है भगीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम को। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और अलकनंदा नदी से एक पिंडारी नदी आकर के मिलती है, और ये पिंडारी नदी का जो संगम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? कर्ण प्रयाग का। अब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक और नदी मिलती है मंदाकिनी नदी, और इसी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है आपका केदारनाथ, और इसके संगम को हमने नाम दिया था रुद्रप्रयाग। और ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से जो भगीरथी आ रही थी इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं देवप्रयाग का। अब यही देवप्रयाग है जिसके इसके संयुक्त धारा को हम लोग फिर इसके बाद क्या नाम दे देते हैं? गंगा नदी का नाम देते हैं।
गंगा नदी, फिर यहाँ पे गंगा नदी के किनारे ही आपका कौन क्या बसा हुआ, ऋषिकेश। अब ये ऋषिकेश को जैसे ही गंगा नदी क्रॉस करती है, यानी कि पर्वत वाला जो क्षेत्र है क्रॉस कर गई, अब ये हरिद्वार में जैसे इन करती है, तो सबसे पहले गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ पे, तो हरिद्वार में। ये भी पॉइंट याद है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते करते गंगा नदी कौन सी अवस्था में पहुंच चुकी होती है, तो अपनी युवा अवस्था में आ जाती है, बाला अवस्था में। अभी तक ऋषिकेश वाली जो स्टेज देख रहे, पहाड़ों पर्वत से नदियां गुजर रही, यानी कि बाला अवस्था में है आपका। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका उत्तराखंड का पार्ट। अब यहां से अब आपकी नदी जो है कहाँ इन कर रही है, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो इंटर कर रही है, ये कौन सा जिला है, ये आपसे पूछा जाएगा। और फिर यहां से आके उत्तर प्रदेश के बाद फिर जब ये बिहार में इन करेगी, तो बिहार में जो इन कर रही होगी, तो उत्तर प्रदेश का वो अंतिम जिला और बिहार का वो एंट्रिंग यानी प्रवेश करने वाला कौन सा जिला जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तो चलिए अब हम लोग उत्तर प्रदेश स्टार्ट करते हैं। तो चीजें क्लियर हो गया, उत्तर प्रदेश का कंसेप्ट क्लियर है। तो आइए अब यहाँ पे इस फिगर को देखना है, सब चीज समझना। देखिए यहाँ पे आपको 4 ग्लेशियर दिख रहा होगा, आराम से चीजें समझते चलिएगा। ये हो गया आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, ये हो गया आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ये है आपका सतोपंत ग्लेशियर, और ये है आपका मिलाम ग्लेशियर। पहले क्लियर करिए ये कहाँ है ग्लेशियर, तो उत्तराखंड में है। गंगोत्री कहाँ आपका उत्तराखंड में है, सतोपंत कहाँ है उत्तराखंड में है, और ये मिलाम ग्लेशियर कहाँ, तो उत्तराखंड में है ये ग्लेशियर। क्लियर है। अब ये तो आपको सारी नदियां मैंने अभी आपको रिवीजन करवा दी है। यहाँ से आपका जानवी नदी आया, गोमुख से मुड़ने के बाद या यहाँ से टकराने के बाद इस नदी को हम लोग भगीरथी नदी कहते हैं। यहाँ से विष्णु गंगा नदी निकली है। अब इसी विष्णु गंगा नदी की जब संगम यहाँ पे हो रही है किससे, धौली गंगा नदी से, तो इसका ही हमने नाम दिया था कौन सा, प्रयाग, विष्णु प्रयाग। क्लियर है भाई। उसके बाद यहाँ से आके आपको भिलांगना नदी मिल रही थी, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था, यहाँ हमने नाम दिया था विष्णु प्रयाग। फिर इधर से आपकी नंदकी नदी, इसको हमने एक अलग प्रयाग का नाम दिया था नंद प्रयाग। उसके बाद फिर आपकी इधर से पिंडारी नदी आके मिल रही थी, इसको हमने एक अलग नाम दिया था कर्ण प्रयाग। फिर इधर से मंदाकिनी नदी आके मिल रही थी, इस यहाँ पे आपका केदारनाथ है, यहाँ पे आपका बद्रीनाथ है। तो इस प्रयाग, इस संगम को हमने क्या नाम दिया था, रुद्र प्रयाग। और फाइनली यहाँ पे जब अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी आके मिल रही थी, इसको हमने क्या नाम दिया था, देव प्रयाग। और इसके बाद से ही आपका यहाँ से जो नदी का नाम पड़ता है, इस अलकनंदा, इस भगीरथी नदी को हम लोग फिर गंगा नदी का नाम देते हैं। और फिर ये आपका यहाँ पे आपका मैदानी क्षेत्र में ये आपका परिवेश कर चुका है, ये आपका हरिद्वार हो गया है। अब ये हरिद्वार के बाद अब ये आपके उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, यहाँ से जो है आपका उत्तर प्रदेश इन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश में इन करता है। तो इस जिले का नाम आप लोग याद करिएगा, इस जिले का नाम है बिजनौर। ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ लिया जाए जो गंगा नदी प्रवेश करती है सबसे पहले कहाँ से, तो बिजनौर में प्रवेश करती है। और अंतिम जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है उसके बाद से ये बिहार में एंट्री करती है। तो इस जिले का नाम भी आपको याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं बलिया। ठीक है ना। तो बलिया से गंगा नदी क्या होती है, इंटर कर जाएगी, इसके बाद बिहार में चली जाएगी। बक्सर वाला स्टोरी हम लोग आगे देखेंगे बिहार में गंगा नदी को। तो पहला तो क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो प्रवेश कर रही है, सबसे पहले कौन से जिला में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के गंगा नदी, तो बिजनौर में प्रवेश करती है। तो पूछा जाएगा बिजनौर जो शहर है, ठीक है, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो क्या जवाब देंगे, गंगा नदी। बलिया भी पूछेगा तो गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो प्रवेश करती है कौन से जिला से प्रवेश करती है, तो आपको याद हो गया बिजनौर। और बिहार में प्रवेश करने से पहले या अंतिम जो जिला होगा उत्तर प्रदेश का जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश को छोड़ बिहार में प्रवेश कर रही होगी, तो वो कौन सा जिला होगा, बलिया। तो बलिया भी कहाँ है आपका स्थित, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रयागराज, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रयागराज। तो प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब एक एक करके सारे शहरों को हम लोग देखते चलते हैं। अब ये शहर कौन सा है, तो इसे हम कहेंगे फर्रुखाबाद। ठीक है, ये हो गया आपका फर्रुखाबाद। तो कई बार पूछा गया है फर्रुखाबाद कौन से नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका कन्नौज। कई बार पूछा गया है कन्नौज की, आप काफ़ी हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, मॉडर्न हिस्ट्री में, मध्यकाल हिस्ट्री में। तो कन्नौज में एक नदी आकर के गंगा से मिलती है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो इस नदी का नाम याद रखना है आपको, राम गंगा। अब देखिए ये राम गंगा आपका उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो उत्तराखंड से एक नदी निकल रही है राम गंगा, जो ये राम गंगा गंगा नदी की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ आकर के मिलती है, तो कन्नौज में आके मिलती है। तो ये भी आपका सवाल पूछा गया है कि राम गंगा नदी जो है गंगा नदी से कहाँ आकर के मिलती है।
तो याद हो गया कन्नौज। कन्नौज कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला जो सिटी आपको याद रखना है, ये जो आपको सिटी दिख रहा है ये हो गया आपका कानपुर। ठीक है ना भाई, ये कौन सा सिटी हो गया? तो ये हो गया आपका कानपुर। ये हो गया आपका कानपुर। तो कानपुर समझ में आ गया कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो आपका क्या जवाब होगा? गंगा नदी। तो अभी आपने क्या देखा? आपने अभी 4 याद कर लिए हैं सिटी को। एक हो गया बिजनौर, फरुखाबाद, कन्नौज और कानपुर। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर से, और उत्तर प्रदेश को छोड़ जब बिहार में जा रही होती है तो वो कौन से जिला को छोड़ करके बाहर जा रही होती है? तो बलिया को छोड़ करके जाती है। फरुखाबाद गंगा नदी के किनारे, कन्नौज में रामगंगा नदी है जो गंगा की एक सहायक नदी है जो कन्नौज में आके मिलती है। कानपुर शहर भी जो है गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब देखिएगा गंगा नदी का जो डायरेक्शन आप एक बार चेक करिएगा, ये हो गया गंगा नदी की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आप भी ऐसे यहाँ पर बैठ जाइए, ठीक है, और इधर मुंह करके बैठिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट डायरेक्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इधर क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऑप्शन में देख करके कि इनमें से कौन गंगा नदी की बाई सहायक नदियां है। तो रामगंगा क्या है? बाई सहायक नदियां है कि नहीं है? क्लियर है ना भाई? तो आपसे पूछा जाएगा कि गंगा की उत्तर प्रदेश में बाई सहायक नदी कौन सी है। तो अभी आपने क्या देखा? रामगंगा है। अभी मैं एक और नदी आपको दिखाऊंगा जो बाई सहायक नदी है। तो 2 बाई सहायक नदी है गंगा की जो उत्तर प्रदेश, मैंने नाम लिया है उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर बैठ जाइए, यहां पर, ठीक है ना, यहाँ पर बैठ के आपको इधर देखना है क्योंकि गंगा नदी इधर फ्लो कर रही है। तो इधर आप देखेंगे तो आपका राइट डायरेक्शन इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो बाई सहायक नदी गंगा की क्या हो गई आपकी? उत्तर प्रदेश में। याद रखना उत्तर प्रदेश में तो रामगंगा हो गया, उत्तराखंड हो गया, नैनीताल हो गया। तो पहले डायरेक्शन क्लियर हो गया ना, आप राइट और लेफ्ट कैसे करेंगे। बाकी आपको यहाँ से भी कुछ भी पूछेगा तो आपको ऐसे यहाँ पर बैठ जाना है। अब इधर बैठेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। अब ये भिलांगना नदी जो आ रही है गंगा नदी से, या फिर कह सकते हैं भगीरथी से जब मिलती है, तो ये भगीरथी की कौन सी सहायक नदी है? दाई सहायक नदी है या बाई सहायक नदी? तो आप डायरेक्शन निकाल लेंगे। उसी प्रकार ये जो आप नदी को देख रही है कौन सी नदी थी? नंदकी नदी। तो यहाँ से आपकी जो कौन सी नदी? विष्णु गंगा नदी निकल के आ रही थी। जब इसका यहाँ पे संगम हुआ तो इस नदी का क्या नाम होता? अलकनंदा नदी। तो अब ये अलकनंदा नदी से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो नंदकी नदी है अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी है? बाई सहायक नदी है, दाई सहायक नदी? तो आप बस यहाँ पर बैठ जाइए। ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट, तो यानी कि दाई सहायक नदी है। तो इस तरह से आपका जो भी पूछेगा आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो डायरेक्शन कैसे निकालना है? जिधर नदी जा रहे हैं आप ऐसे बैठ जाइए यहाँ पर और आपको उधर देखना जिधर नदी जा रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। अगर इधर से आके नदी मिलेगी तो बाई दाई सहायक नदी हो जाएगी और इधर से मिलेगी तो बाई सहायक नदी हो जाएगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए, तो उत्तर प्रदेश का इतना अभी क्लियर है पार्ट, यहां तक चीजें याद है। अब आइए इसके बाद प्रयागराज आपसे पूछा जाएगा। तो प्रयागराज भी आपको याद हो गया कि प्रयागराज देखिए प्रयागराज का नाम इलाहाबाद से क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो आप क्या बोलेंगे? गंगा नदी। अब इसको देखें तो ये हो गया आपका चुनार। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? चुनार। इसको हटा लिया जाए, ये लेफ्ट राइट वाला डायरेक्शन तो आपका क्लियर हो गया होगा अब आपका। चलिए, अब चुनार के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसको हम लोग नाम देंगे वाराणसी का। ठीक है, ये हो गया आपका वाराणसी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वाराणसी में आपको एक नदी आपको मिलेगी, गोमती नदी। क्लियर है भाई? यहीं पे आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी नदी है, पहले मैं नाम लिख दूं। ये हो गया आपका गोमती नदी। ये कौन सी नदी हो गई आपकी? गोमती नदी हो गई। तो गोमती नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है इसको आप क्लियर करिए। देखिए गोमती नदी जो है आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके रेलवे का ये पूछा गया सवाल है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पीलीभीत स्थित है कौन सी नदी के किनारे, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना है, मैं डॉट दे दिया हूँ। पीलीभीत कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अब ये गोमती नदी गंगा में कहाँ आके मिलती है? तो आप क्या नाम देंगे? वाराणसी के निकट मिलती है। अब इसी गोमती नदी के किनारे आपका बसा हुआ है लखनऊ शहर। तो कई बार आपसे पूछा गया है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है स्थित? तो गोमती नदी। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, इसको भी हम लोग स्क्वायर बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ये हो गया, ये बलिया भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपका कानपुर भी क्लियर हो गया। सारे जो सिटी है इसको हम लोग बॉक्स में डाल दे रहे हैं ताकि आगे रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई, अब ये पूरा नोट्स में ऐसा ही बना बनाया आपको मिल जाएगा, इसके लिए भी परेशान नहीं होना। तो हमने कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग? तो वाराणसी तक पहुँच चुके हैं। वाराणसी में कौन सी नदी गंगा को आके मिल रही है? तो गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है?
तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आ रही होती है। पीलीभीत आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी, तो गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, तो गंगा नदी। ये भी क्लियर हो गया भाई। चलिए, अब वाराणसी के बाद आपको एक शहर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गाजीपुर याद रखना है। ये हो गया आपका गाजीपुर। तो गाजीपुर भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या जवाब देंगे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। ये हो गया आपका गाजीपुर। अब गाजीपुर के बाद अंतिम उत्तर प्रदेश का जो है छोर, जहाँ से गंगा नदी छोड़ बिहार में चली जाती है, वो है आपका बलिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड को छोड़ करके जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी आप जो देख रही है कौन सा इलाका, पर्वतीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र? ये सभी मैदानी क्षेत्र। इसलिए तो देखिए यहाँ पे गंगा नदी का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे ढाल बन के आ रहे, पहाड़ों को काटते, अभी मैदानी क्षेत्र में एकदम सीधा बह रही है। ठीक है ना, ये भी चीज़ को क्लियर रखना आपको। तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र आपको याद है हरिद्वार में, उत्तराखंड में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन से जिला, बिजनौर। बिजनौर और अंतिम जिला कौन सा है, तो बलिया है। बिजनौर के बाद आपको फर्रुखाबाद याद रखना है। कन्नौज, कन्नौज में मैंने क्या बताया, आपकी रामगंगा नदी आकर के गंगा से मिलती है। कहाँ पे, तो कन्नौज में। कन्नौज स्थित है कौन से नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। रामगंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। नेक्स्ट कानपुर आएगा आपका शहर। कानपुर के बाद प्रयागराज आएगा। ये सभी आपके गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। उसके बाद चुनार आएगी। चुनार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया वाराणसी। वाराणसी में ही गोमती नदी आकर के अपना जल गंगा नदी में छोड़ती है। तो गंगा नदी में कहाँ पे आके मिलेगी, और गोमती नदी कौन सी सहायक नदी, तो आप यहाँ पर बैठ जाइए और इधर देखिए, तो बाई सहायक नदी हो जाएगी। ये भी क्लियर है। तो गोमती नदी, अब देखिएगा यहाँ से ये पॉइंट याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ से चल रहा है। यहाँ से क्या है, उत्तर प्रदेश ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में यहाँ से यहाँ तक अब ये जो गंगा नदी चल रही है, इस गंगा नदी की बाई सहायक नदी कौन कौन सी होगी, तो एक आपका क्या हो गया, रामगंगा हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका गोमती नदी है। इसके अलावा तो कोई नहीं है बाई सहायक नदी। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट क्लियर याद रखिएगा। अब ये पूरा मैप मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको ऐसा नहीं कि कोई चीज़ याद कराऊंगा भी तो जरूरी है या बोलूंगा अभी बाई दाई, ये तो अब आप खुद से कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे। अब वाराणसी मैंने बताया गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, और गोमती नदी कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। इसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बलिया। ये हो गया भाई गंगा नदी का उत्तर प्रदेश का पार्ट। अब देखिए गंगा नदी की सबसे एक लंबी सहायक नदी का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो वो नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी का अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री खंगालते हैं और उसका पूरा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, यमुनोत्री का नाम देते हैं। ये हो गया आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है भाई, ये कौन सी ग्लेशियर है, तो ये आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर है। अब इस यमुनोत्री ग्लेशियर से आपका जो निकल रहा है, ये कौन सी नदी है, तो ये आपकी यमुना नदी है। मैं यहाँ नाम स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। ये हो गई आपकी यमुना नदी। ठीक है, ये हो गई आपकी यमुना नदी। ये हो गई आपकी यमुना नदी। तो यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो सबसे पहले याद रखना, आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ से, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और भी थोड़ा डिटेल अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तराखंड के बंदरपुछ, बहुत ही डिटेल अगर करेगा तो बंदरपुछ से, ठीक है ना, बंदरपुछ में स्थित है आपका ये वाला ग्लेशियर। क्लियर है। और अगर आपसे बंदरपुछ ना पूछ के अगर आपसे जिला पूछ लिया जाएगा तो उत्तरकाशी जिला नाम देंगे। ठीक है ना, उत्तरकाशी जिला आप याद करिएगा नाम, उत्तरकाशी जिला। यानी अब आपको मैंने क्या बताया, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि यमुना नदी जो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, आप याद करके जा रहे हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, उन्होंने बता दिया यमुनोत्री ग्लेशियर। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के बंदरपुछ के कौन से जिला में स्थित है। तो आपको मैंने क्या बताया कि यमुनोत्री ग्लेशियर सबसे पहले स्टेट उत्तराखंड, स्टेट में भाई क्या है, बहुत सारे जिला हैं, तो वो जिला क्या हो जाएगा, बंदरपुछ जिला। अब बंदरपुछ जिला में बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसमें से एक उत्तरकाशी जिला आपको नाम याद रखना है। क्लियर है। तो उत्तराखंड में बंदरपुछ में कहाँ स्थित है, यह आपका बंदरपुछ में, तो उत्तरकाशी जिला में आपका यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। तो क्लियर हो गया। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो बंदरपुछ के उत्तरकाशी जिला में यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। यहीं से क्या निकलती है, आपकी यमुना नदी निकलती है। यहां तक बातें क्लियर है। अब ये यमुना नदी आगे निकल रही है। अब आगे निकलते निकलते यहाँ पर एक नदी आपको दिखाया गया है, इस नदी का नाम है टोंस नदी। ठीक है ना, कौन सी नदी, टोंस नदी। टोंस नदी के बारे में इससे पहले मैं बताऊं, इससे पहले आप देखते चलिएगा, एक चीज याद रखिए कि ये जो यमुना नदी निकली है यहाँ से, ये यमुना नदी इस प्रकार से आगे बढ़ रही है।
तो ये अभी आगे बढ़ रही है। अभी तक आप जो यहाँ तक देख रहे हैं ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के बाद यहाँ से अब आपका दिल्ली में इंटर कर गई है। दिल्ली के बाद थोड़ा सा ये हिमाचल प्रदेश में भी इन करती है। तो इसको मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का विस्तार है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उत्तराखंड आपका, सॉरी, जो यमुना नदी है आपका उत्तराखंड से होते हुए, उसके बाद ये आपका थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में, एकदम हिमाचल प्रदेश में बहुत थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा आपका हरियाणा में, ठीक है ना, ये भी याद रखना हरियाणा में। उसके बाद आपका दिल्ली होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेगी। हरियाणा में बहुत थोड़ा सा, एकदम याद रखिएगा, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में एकदम थोड़ा सा ये इंटर करती है। फिर दिल्ली आती है, दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में भी एकदम थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद ये आपके उत्तर प्रदेश में। तो टोटल ये आपका क्या हो जाएगा, यमुना नदी का विस्तार हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश में आपको अभी मैंने दिखाया कि यही यमुना नदी जो आप ये देख रहे हैं, ये यमुना नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। कहाँ पे, प्रयाग में। देखिए ये जो आपका यहाँ पे जो आप राजस्थान को देख रहे हैं, ठीक है ना, राजस्थान से एक नदी निकलती है। अब खैर वो नदी लुप्त हो गई, सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी भी इस प्रकार से आती है, देखते चलिएगा, ये सरस्वती नदी आ रही है। अब ये सरस्वती नदी हालांकि लुप्त हो गई, ये सरस्वती नदी आती है और ये भी आके प्रयागराज में ही मिलती है। इसलिए ये एक ऐसा संगम है तीन बड़ी नदियों का। यहाँ पे गंगा नदी ये हो गया आपका, इधर से आपका सरस्वती नदी हो गया, इधर से आपका यमुना नदी है। इसलिए इसको कहा गया प्रयागराज, यानी कि प्रयागों का ये प्रयाग है। प्रयाग मतलब क्या, दो नदियों का संगम। यहाँ पे तीन बड़ी बड़ी नदियां, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। और ये आपकी सरस्वती नदी हालांकि अभी आपको नहीं दिखेगी, ये धरातल के जमीन के अंदर चली गई। अब ऐसा बोला जाता है कि जमीन के अंदर अंदर ही ये सरस्वती नदी आके इनको प्रयागराज में मिलती है। इसलिए जो कुंभ का मेला, महाकुंभ मेला जो लगता है यहाँ प्रयागराज में ही लगता है हर साल। ये चलिए हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। तो सरस्वती नदी वैसे आपका अब ये धरातल के अंदर चली गई है, लुप्त हो चुकी है। तो ये भी पॉइंट आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ तक चीजें यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अब यहाँ से जो मैंने आपको बताया टोंस नदी के बारे में, ठीक है, तो टोंस नदी भी कहाँ से निकलती है ये भी आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए टोंस नदी को पहले आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये कौन सी नदी है, टोंस नदी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, टोंस नदी जो है यमुना की कौन सी सहायक नदी, बाईं सहायक नदी या दाईं सहायक नदी। तो आप यहाँ पर बैठ जाइए, गंगा यमुना नदी इधर प्रवेश कर रही है तो आप इधर देखेंगे। तो आप जब इधर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। तो टोंस नदी बाईं सहायक नदी है यमुना की। क्लियर है, मैं 2-3 बार आपको सिखा दे रहा हूँ डायरेक्शन लेना, ये अब आपका काम होगा, ठीक है भाई। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ये बताया टोंस नदी के बारे। तो टोंस नदी भी कहाँ से निकलती है, तो ये भी उत्तराखंड के बंदरपूछ से ही निकलती है, ठीक है। यानी कि जो ग्लेशियर आपने देखा यमुनोत्री ग्लेशियर, यहीं से, ठीक है ना, यहीं से उत्तराखंड से ही ये आपकी टोंस नदी निकलती है। और ये यमुना में कहाँ पे आकर आपसे मिल जाती है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका जो जगह है उत्तराखंड का ही जगह है, कालसी, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, कालसी उत्तराखंड में ही है। तो आपसे पूछा जाएगा कालसी जो है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है भाई। टोंस नदी यमुना से कहाँ आकर के मिलती है, तो कालसी में आकर के मिल जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर है कि नहीं, क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यमुना नदी आगे निकल रही है इस प्रकार से। अब इस यमुना नदी में एक और नदी आकर के यहाँ पे मिलेगी, बाईं सहायक इसकी नदी है, ये दो नदी है, हिंडन नदी, ठीक है ना। हिंडन नदी आप एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब ये हिंडन नदी के कहाँ पे आके मिलती है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, दिल्ली में आकर के मिलती है, ठीक है ना, दिल्ली के नोएडा के पास में। तो दिल्ली के नोएडा के पास में आकर के आपकी हिंडन नदी इनका, यानी कि संगम कहाँ पे है, तो दिल्ली में संगम है हिंडन नदी का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए टोंस नदी यमुना से आके कहाँ पे मिलती है, तो कालसी जो उत्तराखंड में स्थित है। अब यमुना नदी जैसे जैसे उत्तराखंड को छोड़ दिल्ली में प्रवेश की है, ठीक है। तो इस दिल्ली के जो नोएडा को आप देख रहे हैं, जो हरियाणा वाला क्षेत्र, मैंने कहा कि बहुत थोड़ा सा इन करती है, टच करती है, यहीं से थोड़ा सा टच करते हुए यमुना नदी निकलती है। और दिल्ली के पास ही जो हिंडन नदी है आ करके अपना पानी छोड़ देती है यहाँ पे यमुना में। तो हिंडन नदी गंगा का यमुना में कहाँ से आकर के मिलती है, तो दिल्ली में आकर के मिलती है। क्लियर है। अब ये यमुना नदी आगे निकल रही है, ये आगे निकलते हुए ये जगह का नाम क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। अब इस जगह का नाम आपको याद रखना है। दिल्ली हो गया आपका, दिल्ली के बाद आपका आएगा मथुरा, ठीक है। तो मथुरा आपसे पूछा जाएगा, मथुरा जो स्थित है कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो क्या नाम देंगे आप, यमुना नदी का नाम देंगे। अब इसके बाद मथुरा के आगे चलेंगे तो ये आपका आ जाएगा आगरा।
तो आगरा भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से नदी के किनारे स्थित है तो आप क्या जवाब देंगे? यमुना नदी। मथुरा हो गया या आगरा हो गया, ये सभी कौन से नदी के किनारे स्थित है तो आप क्या जवाब देंगे? यमुना नदी का जवाब देंगे। अब यही आगरा में यहाँ पे एक नदी आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं वान गंगा नदी, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? वान गंगा नदी। वान गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। कौन सी? बाई या दाई? तो आप क्या जवाब देंगे? दाई सहायक नदी है। वान गंगा नदी यमुना में कहाँ पे आके मिलती है तो क्या बोलेंगे आप? आगरा में मिलती है। अब आगरा से जैसे ही यमुना नदी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक और शहर आएगा जिसको हम लोग नाम देंगे इटावा का। तो आपसे कई बार पूछा गया है जो इटावा शहर है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इटावा, आप देख भी रहे होंगे फिगर, यहाँ पे एक एक करके क्लियर करते हैं। देखिए ये जो नदी आपको दिख रहा है ये नदी है आपकी चंबल नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल नदी कहाँ से निकलती है इसको भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए चंबल नदी जो है आपकी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में, याद रखना है, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है जिसको कहते हैं जनापांव पहाड़, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? जनापांव पहाड़। इसको हटा दें अच्छे से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनापांव पहाड़। मध्य प्रदेश के जनापांव पहाड़ से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के जनापांव पहाड़ से चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के जनापांव पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ आकर के यमुना से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा से आकर के मिल जाती है। लेकिन चंबल नदी की 4 सहायक नदी आपको याद रखनी है भाई। सबसे पहले तो ये चंबल नदी जब इधर फ्लो कर रही है तो आप इधर बैठ जाएं तो ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। तो बाईं और इसकी 1 सहायक नदी है और दाईं और इसकी 3 सहायक नदी है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है भाई, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जनापांव पहाड़ी से निकलती है। अब ये फिगर एकदम एक जगह आपको मिल जाएगा नोट्स में भी, इसके लिए परेशान नहीं होना, पहले एक एक करके समझते चलिए। तो चंबल नदी के बारे में हम लोग बात किए थे। तो वानगंगा नदी याद हो गया कहाँ पे आके मिलेगी? आगरा में मिलेगी। आगरा कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी कहाँ मिलती है उत्तर प्रदेश में? तो इटावा में मिलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जनापांव पहाड़ी से निकलती है। तो चंबल नदी की जो बाईं सहायक नदी है इसको हम लोग कहते हैं बनास नदी, ठीक है ना। इसे हम क्या नाम देते हैं? बनास नदी का नाम देते हैं। अब दाईं और 3 सहायक नदी है इसको हम लोग कहेंगे काली सिंध नदी, ठीक है। ये हो गया आपका काली सिंध नदी, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, ये हो गया आपका काली सिंध नदी। उसके बाद ये नदी जो है आपकी सिप्रा नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये नदी के बारे में। सिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है ऐसे पूछेगा। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है? या ऐसे पूछ लेगा कि चंबल नदी की इनमें से कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? बनास नदी दे देगा, सिप्रा नदी दे देगा, काली सिंध नदी देगा, वानगंगा दे देगा। तो वानगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक है, ठीक है ना। यमुना नदी की सहायक है, देख सकते हैं यमुना नदी की ये सहायक नदी है। लेकिन बनास नदी जो आप देख रहे हैं, इसके बाद आपने काली सिंध नदी देखा और इसके बाद आप सिप्रा नदी देखें, ये किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी। और ये चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना में कहाँ आके मिलती है? ये इटावा में। अब ये जो नदी है इसको हम लोग कहते हैं पार्वती नदी। तो 4 नदी जिसमें से 3 इसकी दाईं सहायक नदी है और एक आपकी बाईं सहायक नदी। पार्वती नदी, सिप्रा नदी और काली सिंध इसकी दाईं सहायक नदी, बनास नदी इसकी बाईं सहायक नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जनापांव पहाड़ से निकलती है। सिप्रा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पूछा जाएगा कि सिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, ये पॉइंट आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो याद रखिएगा काकीबाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। सिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? काकीबाड़ी पहाड़ से निकलती है, काकीबाड़ी पहाड़ से निकलती है, ये आपको याद रखना, बस इतना ही। ये हो गया चंबल नदी का पूरा स्टोरी। अब ये चंबल नदी आके इटावा में से मिलती है। अब ये फिर से आपकी यमुना नदी आगे बढ़ रही है और यहाँ पे यमुना नदी में एक और इसकी एक सहायक नदी है। ये सहायक नदी का नाम याद रखना है सिंध नदी, ठीक है ना। सिंधु नदी नहीं, सिंध नदी। एक तो आपको मैंने याद कराया काली सिंध नदी। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और मैंने सिंध नदी के बारे में बताई है किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी, ठीक है ना। ये भी उत्तर प्रदेश में आकर के मिलती है, इंपॉर्टेंट नहीं है जगह। इसके बाद आपका यहाँ पर ये एक पर्वत है, आपने पढ़ा भी है, इस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत, ठीक है ना। विंध्य पर्वत श्रेणी आपको याद आ रहा होगा। विंध्य पर्वत से एक यहाँ से नदी निकलेगी। अब इस नदी का नाम है, ये हो गया आपका कौन सी नदी? चंबल हो गया। चंबल के बाद आएगा आपका बेतवा नदी। तो यानी ये जो नदी आपको दिख रही है इस नदी का क्या नाम है? आपका बेतवा नदी, ठीक है ना। ये कौन सा नदी है? इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इस नदी का नाम है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी जो निकलती है, पूछा जाएगा कहाँ से, तो आप क्या कहेंगे? विंध्य पर्वत से, ठीक है। बेतवा नदी
ये हो गया आपका बेतवा नदी। तो बेतवा नदी अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ से निकलती है तो क्या जवाब देंगे, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब इसी बेतवा नदी के किनारे दो इंपॉर्टेंट प्लेस आपको याद रखना है। एक तो ये आपको सांची का स्तूप जो याद करते हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है बेतवा नदी के किनारे। और ये उत्तर प्रदेश का जो एक जगह शहर है आपका झांसी, तो झांसी आपसे पूछ ले या फिर आपसे सांची पूछ ले, ये दोनों कहाँ कौन से नदी, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अब ये बेतवा नदी यमुना से जो आकर के यहाँ पे मिल रही है, ये कौन से जगह पे मिलती है, तो ये जगह का नाम है हमीरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आके बेतवा नदी अपना पानी जो है यमुना नदी में छोड़ देती है। अब इसके बाद यही यमुना नदी आगे बढ़ती है और इस यमुना में उत्तर प्रदेश में एक और नदी आके मिलेगी, चंबल बेतवा केन। ये केन नदी हो गई, ठीक है। तो इधर हो गया आपका केन नदी, तो सारा कंप्लीट हुआ। एक इधर हो गया आपका कौन कौन, वान गंगा नदी, ठीक है, वान गंगा नदी इधर हो गया, चंबल नदी हो गया, उसके बाद सिंध नदी हो गई, उसके बाद बेतवा नदी हो गया और केन नदी। अब देखिएगा केन नदी के बारे में इंपॉर्टेंट, केन नदी कौन से पर्वत से निकलता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है आपके एग्जाम में, कैमूर पर्वत से। ये सब छोटे छोटे एग्जाम के लिए काफी फेवरेट क्वेश्चन है। कैमूर पर्वत से केन नदी निकलती है और इसी केन नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश का एक शहर पन्ना। आपने सुना होगा पन्ना नेशनल पार्क के बारे में, ये एमपी में स्थित है। ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, केन नदी के किनारे स्थित है। और ये आपका आके मिल गई है किससे, यहाँ पे आके मिल गई है यमुना से। अब ये यमुना आगे बढ़ रही है, अब ये यमुना आगे बढ़ते हुए फाइनली उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, तो प्रयागराज में गंगा से आकर के मिल जाती है। तो फाइनली अब यही यमुना नदी का पूरा जल, और इधर से आपका सरस्वती नदी के बारे में मैंने आपको बताया जो लुप्त हो चुकी है, इस प्रयाग में लगती, प्रयागराज में मिलती है। इसलिए प्रयागराज याद रखना, सबसे बड़ा जो महाकुंभ मेला जो लगता है साल में एक बार में, ये यहीं पर लगता है। इसी का रीज़न ये है कि यहाँ पे गंगा और यमुना दोनों आकर के इनका संगम है, और सरस्वती का भी। 4 महाकुंभ के बारे में आपको लिख दे रहा हूँ, 4 जगह ये आपका महाकुंभ मेला लगता है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 4 जगह, ठीक है ना, 4 जगह आपका क्या मिलता है, कुंभ मेला लगता है। ये कहाँ कहाँ लगता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 4 जगह कुंभ मेला लगता है। सबसे पहला तो आपको याद हो गया प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज कौन से नदी के किनारे स्थित है आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा आपका हरिद्वार में भी आपका कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद है मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी यहीं पर प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद आपसे याद रखना है उज्जैन में आपका कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका सीपरा नदी, ठीक है ना, ये आपका सीपरा नदी के किनारे स्थित है। और अंतिम तीसरे नंबर का हो गया, ये चौथा नंबर याद रखना है नासिक, ठीक है ना। नासिक के बारे भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है ना, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कौन से नदी के किनारे स्थित है ये सब पूछता है। और पूछने का रीज़न इसलिए है नासिक के बारे में, गोदावरी नदी, ठीक है ना, गोदावरी नदी के बारे में, सॉरी नासिक क्यों पूछेगा आपसे कि नासिक कौन से नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन के बारे में क्यों पूछता है, क्योंकि यहाँ पे भी कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज और हरिद्वार कौन से नदी के किनारे स्थित है, बाकी गोदावरी नदी को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो अब ये हो गया यमुना का पूरा, सॉरी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। यमुना का भी मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है। अब इसको हम लोग चलते हैं एक बार रिवीजन करते हैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को। गोमती नदी के बारे में क्लियर हो गया, आपका सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ से फिर आपका जो बलिया में गंगा नदी को देख रहे हैं, यहाँ से गंगा नदी कहाँ आ जा रही है, अब आपके बिहार में, तो बिहार का पार्ट कल देखेंगे। अब चलिए पहले रिवीजन करते हैं उत्तर प्रदेश में। हमने आपको क्या क्या बताया, हमने पहले 4 ग्लेशियर की बात की है सर। 4 ग्लेशियर की हमने बात की है। एक है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, दूसरा आपका गंगोत्री ग्लेशियर, तीसरा आपका सतोपंत ग्लेशियर, चौथा है आपका मिलाम ग्लेशियर। ये चारों ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अभी 4 में से 3 ग्लेशियर आपका गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर, क्लियर है। ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अब ये बर्फ का एक टुकड़ा है, अब ये पिघलेगा तो इस पिघलने से ही एक नदी का निर्माण होता है। तो ग्लेशियर जिस भी नदी का स्रोत होता है उस नदी में साल भर पानी रहती है, काफी तेज धाराएं, क्योंकि ये जो ग्लेशियर स्थित है कहाँ, पर्वतों पे स्थित है, ठीक है। अब इस पर्वतों से जब नदी गिरेगी तो भाई उतने ऊंचे से नीचे गिरेगी, तो भाई बहुत हाई स्पीड से गिरेगी, तो एक काफ़ी अच्छा साउंड, आपको बहुत ही डरावना भी हो सकता है ये साउंड सुनने को मिलेगा। और जब ये पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो इसकी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ढाल कम हो जाती है। देन फाइनली मैदान को छोड़ करके जब ये सागर में अपना मुहावना, यानी कि यही गंगा नदी जब आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जा रही होगी तो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ये वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि ये अपने साथ जो अवसाद लाए, बड़े बड़े चट्टान को लेके आए, और ये बड़े बड़े चट्टान को काटते 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 ये छोटे छोटे चट्टान को फिर अपने साथ ले जाते रहते हैं, और अंतिम जब सागर के पास पहुंचती है तो ये अपना जो रास्ता को
चारों तरफ से मोड़ते हुए घूमती है, क्योंकि ये जो अपने साथ लाए थे अवसाद, इसको अब ये आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ये नदी इधर फिर घूम जाती है, तो यहाँ पे अवसाद जम जाता है, तो फिर ये नदी इधर से निकलती है। इस प्रकार से बनाते हुए फाइनली ये सागर में ऐसे कई सारे ब्रांचों में आकर के गिरती है, तो ये फिर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो हमने फिर बताया आपको 3 ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर पे सबसे पहले आई है। तो गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर हमने पढ़ा उत्तराखंड में। देखा हमने यहाँ से जो नदी निकल रही थी, ये जो नदी आ रही है इसको हमने क्या कहा, जानवी नदी कहा हमने इसको। ठीक है, जानवी नदी में जब ये आपका यहाँ पे गोमुख से, ये मान के चलते ये आपका गोमुख है, इसको हटा लीजिए, ये हो गया आपका गोमुख। ठीक है, ये गोमुख हो गया। यहाँ से गोमुख से टकराने के बाद इसी जानवी नदी का क्या नाम पड़ जाता है, आपकी भगीरथी नदी। क्लियर हो गया भाई। अब इस भगीरथी नदी से जब यहाँ से भिलांगना नदी मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोविंद प्रयाग। अब इसके बाद ये भगीरथी नदी आगे बढ़ रही है। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि गंगा नदी से, जो गंगा नदी का जो नाम पड़ा, गंगा नदी का नाम कहाँ से पड़ता है, इस हरिद्वार यहाँ से जब ये आपका जो देव प्रयाग के बाद इस नदी को संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, गंगा नदी। तो पूछा जाएगा गंगा नदी से पहले इसका क्या नाम था। तो देखिए ये भगीरथी नदी नाम देंगे। ठीक है, ये भगीरथी नदी जो देख रहे हैं ना, यही भगीरथी नदी से ये अलकनंदा आकर के मिलती है। तो जो आकर के मिल रही है, जिसमें मिल रही है वो नदी एक्चुअल नदी होती है। तो यहां से आ रही है अलकनंदा नदी और इधर से जा रही है भगीरथी नदी। तो भगीरथी नदी से आपसे ये सवाल बनेगा कि गंगा नदी को पूर्व में किस नदी नाम से हम लोग जानते हैं, तो भगीरथी के नाम से जानते हैं। आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखिएगा, बहुत लोग जो जाते हैं घूमने वो दिखाए होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे वो खड़े रहेंगे और इधर से आपकी अलकनंदा नदी आएगी और इधर से भगीरथी नदी आके मिलेगी, और ये जो धारा निकलेगी ये गंगा नदी होगी। ठीक है, ये आपकी भगीरथी होगी, ये आपकी अलकनंदा होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में भी। चलिए, अब इसके बाद फिर हमने देखा सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं विष्णु गंगा नदी। ये हो गई आपकी विष्णु गंगा नदी। और इधर से मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, जिसको हम लोग धौली गंगा नदी कहते हैं। ये जो आके मिलती है, जिसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, यहीं पे बद्रीनाथ स्थित है। और इसकी संयुक्त धारा को हम लोग क्या नाम देते हैं, अलकनंदा नदी। अब इसे नंदकी नदी आकर के मिलती है, और इस अलकनंदा नदी और नंदकी नदी की जो संगम होती है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो नंद प्रयाग। अब फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से पिंडारी नदी आके मिलती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कर्ण प्रयाग। और उसके बाद फिर से ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी और यहाँ पे आकर के एक नदी मिलेगी, जिसको हम लोग कहेंगे कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। और यहाँ पे बसा हुआ मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ। देन फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ी और इधर से भगीरथी नदी आगे बढ़ के मिलती है। इसके संगम को हम लोग देव प्रयाग कहते हैं, और यहीं से इस नदी का, यानी इस भगीरथी नदी को अब हम लोग क्या कहते हैं, गंगा नदी। अब ये ऋषिकेश ये आपका स्थित है, और ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। अब देन ये फिर आपके उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश भी आपको पूरा याद हो गया होगा अच्छे से। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये कहाँ इन करती है, तो आपका ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बिजनौर में आकर के इंटर करती है। बिजनौर के बाद फिर मैंने आपको बताया फर्रुखाबाद, कन्नौज। कन्नौज में मैंने आपको ये बताया कि एक नदी है रामगंगा नदी, जो उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है, जो गंगा में कहाँ आके मिलती है, कन्नौज में आके मिलती है। इसके बाद आपका कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज, प्रयाग नाम क्यों पड़ा है, प्रयागों का ये प्रयाग है, प्रयाग मतलब दो नदियों का संगम। यहीं पे महाकुंभ मेला भी लगता है, क्योंकि गंगा नदी जो सबसे बड़ी नदी है भारत की, दूसरा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, वो यहाँ आकर के मिलती है, और दूसरा सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी, वो भी यहीं पे इनका संगम होता है, तीनों नदियों का संगम होता है। अब ये गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहीं पे इसको मिलेगा आपको एक चुनार। ठीक है ना, तो चुनार कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। देन आपका फिर मैंने बताया वाराणसी, यही वाराणसी है जहां आपकी गोमती नदी आकर के मिलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, और लखनऊ भी आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब ये गाजीपुर भी होते हुए ये गंगा नदी फाइनली उत्तर प्रदेश के अंतिम जिला बलिया पे पहुंचेगी, देन ये बिहार चली जाएगी। ये हो गया गंगा नदी। अब यमुना नदी जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तराखंड के बंदरपुछ में उत्तरकाशी जिला में स्थित है। ठीक है, यानी उत्तरकाशी जिला से निकलती है आपकी यमुना नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है वहाँ पे। और ये यमुना नदी आगे बढ़ेगी तो एक नदी इसको आकर के मिलती है, टोंस नदी जिसे कहते हैं, ये भी उत्तराखंड के बंदरपुछ से ही आके मिलती है। और ये कहाँ आके मिलती है आपसे पूछी जाएगी, तो उत्तराखंड में एक जगह है कालसी, यहाँ पे मिलती है। अब ये यमुना आगे बढ़ेगी। अच्छा, यमुना कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में बहुत थोड़ा, हरियाणा में बहुत थोड़ा, थोड़ा दिल्ली में, मध्य प्रदेश में बहुत थोड़ा, और उत्तर प्रदेश में तो खैर है ही। अब इसके बाद ये आपका यमुना नदी आगे बढ़ती है, यहाँ से एक हिंडन नदी निकलती है। हिंडन नदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि हिंडन नदी जो है गंगा में, सॉरी, यमुना में
कहाँ आकर के मिलती है, तो दिल्ली के आसपास जो नोएडा वाला क्षेत्र देख रहे हैं वहीं पे आकर के मिलती है। ये भी पॉइंट याद रखना आपको। हिंडन नदी भी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक शहर मिलेगा मथुरा। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा में अब याद रखना है कि यहाँ पे एक वानगंगा नदी जो यमुना की कौन सी डायरेक्शन में, दाई सहायक नदी है, तो वानगंगा नदी यमुना से कहाँ पे आके मिलती है? आगरा में। अब इटावा शहर आएगा। इटावा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब इसी इटावा में एक नदी आएगी चंबल नदी। क्लियर है भाई? चंबल नदी आपसे पूछा जाता है कहाँ से निकलता है, तो एमपी के जाना पाँव पहाड़ी से निकलती है। इसकी 4 सहायक नदियां हैं, एक बाई, ठीक है, और 3 दाई सहायक नदी है, पार्वती, सिप्रा और काली सिंध। और बनास नदी जो है इसकी बाई सहायक नदी है। आपसे पूछा जाएगा सिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? काकीबाड़ी से। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब इटावा से आगे होते हुए एक नदी है सिंध नदी, वो आपका इसी यमुना में आकर के उत्तर प्रदेश में मिलती है। और इसके बाद है आपका बेतवा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसी बेतवा नदी के किनारे सांची मध्य प्रदेश में जो स्थित है, और झांसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये स्थित है आपका बेतवा नदी के किनारे। और ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिलती है? हमीरपुर। और देन फिर आपका केन नदी जो कैमूर पर्वत से निकलेगी, और इसी केन नदी के किनारे स्थित है आपका पन्ना, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। अब ये यमुना नदी आगे बढ़ेगी और प्रयागराज में फाइनल आके मिल जाएगी। तो क्या उत्तर प्रदेश वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी नोट्स आपको पूरा एकदम एज इट इज जो चीज़ें हैं। और अच्छा, अब और भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि 4 जगह महाकुंभ का मेला लगता है। ये भी पॉइंट याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये सब। प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। उज्जैन सिप्रा नदी, गोदावरी नदी किनारे स्थित आपका नासिक। तो कितना शहर आपने याद कर लिया? देखिएगा, काउंट करते चलिए। कल हमने उत्तराखंड में 4 याद किए। 4 कौन कौन सा? तो देखिए, एक है आपका बद्रीनाथ, कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे अलकनंदा। केदारनाथ मंदाकिनी नदी। हरिद्वार और ऋषिकेश इधर हो गया, गंगा नदी। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पाइए 4 इधर हो गया। 5वां में आपने देखा बिजनौर, 6ठा में फरुखाबाद, 7वां कन्नौज, 8वां कानपुर, 9वां प्रयागराज, 10 चुनार हो गया। ऐसे मतलब आज आपके 25 से 30 शहर याद हो गए नदी के किनारे। तो पूरा उत्तर प्रदेश भी अब आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, आपको डायरेक्शन के बारे में फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ चीज़ों को। कोई नदी ऐसे प्रवाह कर रही होगी तो आप यहाँ पर बैठ जाइएगा और इधर आप मुंह ताकिएगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये नदी इधर फ्लो कर रही है ऐसे, यहाँ आप बैठ गए तो ये हो गया आपका क्या? राइट। ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है। तो ये जितना भी नदी देख रहे हैं, केन नदी, उसके बाद ये बेतवा नदी, ठीक है ना, ये सिंध नदी, उसके बाद ये आपका चंबल नदी, और ये आपका वानगंगा नदी, ये सभी कौन से डायरेक्शन की सहायक नदी है? यमुना की। तो दाई सहायक नदी है। बाई सहायक नदी 2 है, टोन्स और हिंडन। क्लियर है भाई ये सारी चीज़ें? चलिए, तो इसको हटाते हैं अब हम लोग। तो डायरेक्शन भी क्लियर है, डायरेक्शन बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है अगर आपका रीजनिंग ठीक ठाक है तो। बाकी रीजनिंग नहीं भी ठीक ठाक है तो भी आपको समझ में आएगा भाई, क्योंकि मैंने समझा दिया है। तो सारी चीज़ें याद हो गई। अब एक बार आपका काम है खुद से देख लेना, नोट्स मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। कल हम लोग बिहार करेंगे, बिहार एक बड़ा है, उसमें को भी देख लेंगे बीपीएससी लेवल तक, क्योंकि बीपीएससी लेवल तक नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए, बीपीएससी में जो आप बीपीएससी में बिहार में जो गंगा नदी है उसका इंपॉर्टेंस तो पूछेगा ही, तो बीपीएससी का कम से कम हम 60% चीज़ कवर करवा देंगे गंगा नदी का, ठीक है। और भी बाकी डिटेल उतना नहीं हो पाएगा इस बैच में भाई, क्योंकि समय की अब कमी है। तो अब धीरे धीरे हम भी हाथ समेटेंगे, तो वो चीज़ें आपको कंप्लीट करवा देनी है। फिर इसके बाद बिहार के बाद झारखंड में बहुत थोड़ा साहेबगंज होते हुए निकल जाइए वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, बंगाल की खाड़ी खत्म हो जाएगा। यानी झारखंड, वेस्ट बंगाल एक साथ और बिहार एक साथ खत्म। ठीक है भाई, दैट्स ऑल। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।